आज मैं बहुत ही अलग और एक स्पिरिचुअल मूवी लेके आई हूँ, द फाउंटेन, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी के कलाकार है ह्यू जैकमैन और रेचल वीज। मूवी में 3 अलग अलग दुनिया दिखाई गई है और इनकी कहानी एक साथ एक ही समय पे चल रही है। दोस्तों, ये मूवी एक मास्टरपीस है एंड आई रियली रिकमेंड आप सबको ये मूवी देखनी ही चाहिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे समझाने की, और आपको ये एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मूवी देखना जरूरी है, वरना आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे। सो मूवी की पहली दुनिया है 16वें दशक की, जहाँ पे इजाबेल स्पेन की क्वीन है। इसका वफादार सेनापति रहता है टॉमस। क्वीन को कुछ समय पहले ट्री ऑफ लाइफ का पता चला था, जिसका वो उपयोग करके स्पेन के लोगों की वो मदद करना चाहती थी। जो भी अपने आखिरी सांसें गिन रहा है, इस ट्री ऑफ लाइफ की मदद से वो जिंदा रह सकता था। लेकिन कुछ पावरफुल लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है ये नेचर के खिलाफ है, इसीलिए वो स्पेन पे हमला करते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। अब जिंदा रहने के लिए क्वीन को किसी भी हालत में ये ट्री ऑफ लाइफ कहाँ है उसे ढूंढने की जरूरत थी। इसलिए वो अपने वफादार टॉमस को बुलाती है और ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। लेकिन टॉमस कहता है ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल ट्री धरती पे मौजूद नहीं है। तो क्वीन उसे कहती है कि भूलो मत, ईडन गार्डन में 2 फॉरबिडन ट्रीज थे। पहला ट्री था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल और दूसरा ट्री था ट्री ऑफ लाइफ। इंसानों को इन दोनों भी पेड़ से फल खाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके फल सिर्फ ईश्वर के लिए ही थे। लेकिन इंसान ने फिर भी ट्री ऑफ नॉलेज के फल का सेवन किया था, जिससे हमें यानी इंसानों को काफी सारी चीजें, भलाई बुराई, इसके बारे में पता चला। हमारे पास ऐसा नॉलेज आया जो सिर्फ ईश्वर के पास ही होता है। अगर इंसान ट्री ऑफ लाइफ के फल खाते तो शायद हमेशा के लिए हम जिंदा रहते, ईश्वर की तरह। अब इसी डर से ईश्वर ने ट्री ऑफ लाइफ को कहीं पे छुपा दिया और उसकी रक्षा करने के लिए पहरेदार लगा दिए, ताकि इंसान इस पेड़ तक पहुँचे ना। अब क्वीन को उस पेड़ की जरूरत थी अपने राज्य को बचाने के लिए। टॉमस को वो एक सीक्रेट नक्शा दिखाती है जहाँ पे ये पेड़ होने की आशंका थी। टॉमस को वहाँ पे जाके पेड़ के रस का सेवन करना था, और इसी काम के लिए क्वीन उसे अपनी रिंग देती है एज अ प्रॉमिस कि अगर वो कामयाब होके लौटा तो वो दोनों भी हमेशा के लिए एक होंगे, अमर रहेंगे। टॉमस और उसके लोग निकल पड़ते हैं जंगल में वो खुफिया नक्शा लेके, लेकिन काफी दिनों तक उन्हें वो जगह नहीं मिलती। इसीलिए निराश होके टॉमस के लोग उसे धोखा देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको मार गिराता है और उसे अपने प्रीस्ट से वो जगह मिल जाती है। वो अपने 2 लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन तभी मयान संस्कृति के लोग इस पेड़ की रक्षा कर रहे थे। वो उस पे हमला करते हैं और इसके लोगों को मारते हैं, लेकिन टॉमस को वो छोड़ देते हैं। अब टॉमस पिरामिड से ऊपर आता है। ऊपर उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। टेम्पल के अंदर जाते ही वहाँ पे मयान सभ्यता का प्रीस्ट रहता है। वो बाहर आता है। वो उसे कहता है तुम इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। मंदिर में सिर्फ फर्स्ट फादर ही जा सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। डेथ इज रोड टू ऑ, यानी मृत्यु ये अंत नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल दुनिया की शुरुआत है। और वो थॉमस को पेट पे मारता है। अब ये कहानी इधर ही अधूरी छूट जाती है। इसका क्या होता है ये हमें मूवी के अंत में पता चलेगा। अब हम आते हैं अगली कहानी में, जहाँ पे टॉमी क्रियो नाम का साइंटिस्ट अपनी पत्नी इजी को बचाने की काफी कोशिश कर रहा है। इजी को ब्रेन ट्यूमर है और इसी कोशिश के कारण वो इजी के साथ समय नहीं बिताता। टॉमी ये सारे अपने एक्सपेरिमेंट एक बंदर पे कर रहा था ताकि उसका ट्यूमर रिवर्स कर सके, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। तभी मौसम की पहली बर्फ गिरती है और इजी उसके ऑफिस में आती है ताकि बाहर घूमने जाए, लेकिन वो उसे फटकारता है, जिससे इजी वहाँ से निकल जाती है। जब वो निराश होकर बैठा हुआ था तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। छत पे काफी बर्फ गिरा था और तभी उसे याद आता है कि उनके पास एक पुराने पेड़ की एक जड़ है। वो एक मिरेकल जड़ थी, इसीलिए वो उसका सीरम बनाता है और उस बंदर के ब्रेन में इंजेक्ट करता है। ये बहुत बड़ी सर्जरी थी। अब इसका परिणाम ये होता है कि सर्जरी के कुछ घंटों के बाद ही उस बंदर के सर पे जो घाव था वो पूरी तरीके से ठीक होता है और उसे बाल भी आने लगते हैं, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं था। सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं इस डिस्कवरी से, और वो पूरी तरीके से ठीक हो रहा था। लेकिन उसका ट्यूमर वैसे के वैसा ही था, जिससे टॉमी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एंड निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास समय कम था। जो भी समय था वो लैब में बिताता था, क्योंकि उसे अपने पत्नी को बचाना था इस बीमारी से। वो एक आखिरी होप में था कि उसके लास्ट स्टेज में कैसे भी वो इजी को बचाए। उस रात जब वो घर आता है तब इजी तारों को देख रही थी। वो टॉमी को नेबुला दिखाती है जो कि टूटते हुए तारों से ढका हुआ था। आगे वो बताती है कि मयान सभ्यता के लोग इसे शिबावला कहते हैं, यानी स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरे हुए लोगों का स्पिरिट जाता है और टूटते हुए तारे के कारण वो स्पिरिट वापस
वापस जिंदा होता है। ये बात सुन के टॉमी हैरान होता है तो वो कहती है मैं फाउंटेन नाम की नॉवेल लिख रही हूँ जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस नॉवेल की कहानी स्पेन में शुरू होती है 16वीं दशक में और स्पेस में शिबाबला नेबुला के यहाँ पे जाके खत्म होती है। रात में दोनों भी क्वालिटी वक्त बिताते हैं। टॉमी इजी की वही नॉवेल पढ़ने लगता है और इसी नॉवेल के थ्रू हम क्वीन इजाबेल और टॉमस कैसे ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने गया था इसकी कहानी देखते हैं। अब टॉमी की आंख जब सुबह खुलती है तब लीजी एक म्यूजियम गई थी अपनी नॉवेल की कहानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। टॉमी भी वहाँ पहुँचता है तो वो उसे हिस्ट्री की कुछ चीजें दिखाती है और कहती है कि ये फर्स्ट फादर की कहानी है। फर्स्ट फादर ने अपना सैक्रिफाइस देके ये पूरी दुनिया बनाई है। उनके नाभि से ट्री ऑफ लाइफ बना है और उनके पेड़ के जड़ों से ही ये धरती बनी है और उनके बेटों ने स्वर्ग में रह के नेबुलाया ने वो शिबाबला ये जगह बनाई है। फर्स्ट फादर इनकी कहानी से इसी को एक रिलीफ मिला था। उसे एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ था कि मृत्यु से इंसान इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल जाता है लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी शुरुआत होती है। जैसे फर्स्ट फादर ने अपना सैक्रिफाइस दे के पेड़ बनाया था, ये धरती बनी थी, यानी इन पेड़ और पौधों से आज भी वो जिंदा है। भले ही उनका शरीर उनके पास नहीं है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी इस पूरे धरती पे है। यानी मृत्यु ये एक तरह का क्रिएशन है। यही बात वो टॉमी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे जाने दो, भले मैं तुम्हारे सामने इस शरीर में नहीं रहूंगी लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसी बात के दौरान वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में उसे जब होश आता है तब वो टॉमी को कहती है कि मेरे नॉवेल का आखिरी चैप्टर बचा है जो कि तुम्हें खत्म करना होगा। टॉमी को पता था नॉवेल का अंत यानी इजी की कहानी का अंत, इजी का अंत, इसीलिए वो गुस्से में मना कर देता है। अगले ही दिन इजी की दिल की धड़कनें कम होने लगी है। तभी टॉमी की एक कलीग वहाँ पे आती है और वो बताती है कि तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हुआ है। उस बंदर का ब्रेन ट्यूमर अभी कम हो रहा है। वो इजी को ये बताने के लिए जाता है लेकिन इजी ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। वो उसे वापस जिंदा नहीं कर सकता था। इस बात से वो काफी परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है कि जब उसके बीमारी का इलाज मिल गया था तभी वो ये दुनिया छोड़ के चली गई। एक गुस्सा था उसके दिल में। इजी के फ्यूनरल के दौरान वो अपने कलीग को बताता है कि डेथ ये एक बीमारी है और हर एक बीमारी का इलाज रहता है और डेथ का भी मैं इलाज निकाल के रहूंगा। अगले ही दिन से वो अपने लैब में वापस आता है और एक क्योर ढूंढने लगता है कि कैसे वो लोगों को मरने से बचाए। यानी इसकी इस कहानी में टॉमी कभी भी डेथ को अपनाता नहीं है, उससे वो लड़ते रहता है और वो इजी की नॉवेल भी नहीं लिखता। इनफैक्ट उससे अपने शरीर में वो निशान करने लगता है। इजी को वो इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब आते हैं तीसरे कहानी की ओर। 500 साल के बाद 2505 साल में ये मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल दुनिया है। ये वही टॉमी है जिसने अपने पत्नी को खो दिया था और उसके ग्रेव पे उसने एक पेड़ लगाया था और वही पेड़ लेके आज अपने बबल में वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। उसे उस पेड़ से खाना और पानी मिल रहा है। उसे स्पेस में वही नेबुला यानी शिबाबला जाना है ताकि उस पेड़ के रूप में उसकी पत्नी को वो वापस रेजरेक्ट यानी जिंदा कर सके, क्योंकि इजी ने उसे बताया था कि जब भी कोई स्पिरिट शिबाबला तक पहुंचता है तब तारा टूटता है जिसके कारण वो इंसान वापस जिंदा होता है। ये पेड़ इजी का स्पिरिट था लेकिन वक्त के साथ वो पेड़ भी मरने लगता है। उसे अपने रास्ते में कई बार इजी की याद आती है जो उसे उसकी नॉवेल पूरी करने के लिए कहती है। तो कभी उसे वो चीज याद आती है कि मौसम की पहली बर्फ वो देखने के लिए कहती है लेकिन हमेशा उसे वो फटकारता है और यहाँ पे भी वो गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। कई दिन चले जाते हैं लेकिन वो नेबुला तक पहुँच नहीं पाता लेकिन और धीरे धीरे वो पेड़ मरने लगता है यानी इजी का स्पिरिट भी चले जाएगा। इससे वो काफी दुखी होता है, वो रोने लगता है। सो दोस्तों ये थी 3 कहानियां जो मूवी में हमें दिखाई गई है। ये कहानियां अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं है बल्कि तीनों भी कहानियां साथ में चल रही है अलग अलग दुनिया में। अब हम कैसे ये तीनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये देखेंगे। जैसे पहले कहानी में हम देखते हैं थॉमस ऑलमोस्ट मर जाता है यानी स्पेन पे किसी और राज्य का हमला होता है। तो दूसरी कहानी में इजी मर जाती है और तीसरी कहानी में वो पेड़ मर जाता है। यानी तीनों कहानियां अधूरी है। मरते हुए पेड़ को देखकर टॉमी रोने लगता है, उसका वापस फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। इजी के रूप में उसके सामने क्वीन आ जाती है। रोते हुए वो उसके पास जाता है। क्वीन उसे पूछती है कि क्या तुम स्पेन को गुलामी से मुक्त करके मुझे दोगे? तो वो रोते हुए उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कैसे करना है। वो कहती है तुम्हें पता है और तुम करके दिखाओगे। तभी इजी का रूप उसके सामने आता है। वो भी कहती है कि हाँ तुम्हें पता है और तुम्हें करना ही होगा। और फाइनली टॉमी को रियलाइज होता है कि उसे क्या करना है। थ्रू आउट मूवी में टॉमी डेथ
डेथ को हेट करता है, उसे अपनाता नहीं है, उसे मृत्यु से डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। और वो इजी को कहता है कि हाँ, अब मुझे पता चला है मुझे क्या करना है, मैं मरने वाला हूँ। और इजी भी रोते हुए कहती है कि हाँ, इसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। टॉम इन तीनों दुनिया से खुद को मुक्त कराता है, इसीलिए वो पेड़ पे चढ़ता है और अपने बबल से बाहर आता है, क्योंकि उसने डेथ को स्वीकार लिया था। वो एक साधना के मुद्रा में यानी मेडिटेशन स्टेट में बैठता है, क्योंकि उसे इसी के नॉवेल का अभी आखिरी चैप्टर लिखना था, जिससे कि सारी कहानी खत्म हो सकती है। और वो कहानी लिखना शुरू करता है। और वैसे ही हम 16वीं सदी में वापस जाते हैं, जहाँ पे मायन प्रीस्ट थॉमस को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने मेडिटेशन स्टेट में बैठा हुआ टॉम प्रकट होता है। वो प्रीस्ट उसके सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिए फर्स्ट फादर, मैंने आपके दूसरे रूप को पहचाना नहीं। यानी कि यहाँ पे पहले प्रीस्ट थॉमस को जाने नहीं देता। वो कहता है कि सिर्फ फर्स्ट फादर ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि तभी थॉमस अपने स्वार्थ के लिए यानी अपने क्वीन के लिए वो पेड़ का उपयोग करना चाह रहा था। गुड एंड इविल इस स्टेट में था, इसीलिए उसे अंदर जाने नहीं मिलता। लेकिन जब तीसरे दुनिया में टॉम खुद की मौत को अपनाता है, तभी वो फर्स्ट फादर बनता है और उसी के रूप में वो प्रीस्ट के सामने आता है। प्रीस्ट उसके सामने झुक जाता है, इसीलिए मयान प्रीस्ट खुद का गला थॉमस को ऑफर करता है इस गार्डन में प्रवेश करने के लिए। थॉमस उसका गला काटता है और वो अंदर जाता है। उसे सामने वो खूबसूरत पेड़ मिलता है, पेड़ से निकलता हुआ रस वो पीता है। और ये काम पूरा हुआ, इसीलिए क्वीन ने दी हुई अंगूठी वो पहनने के लिए जाता है, लेकिन वो पहन नहीं पाता। वो गिर जाता है और उसके शरीर के अंदर से अचानक से पेड़ पौधे निकल आते हैं और वो उसी गार्डन का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे कि फर्स्ट फादर की कहानी में उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया था, वैसे ही यहाँ पे टॉमस अपना सैक्रिफाइस दे के मर जाता है। इसी तरह मेडिटेट करता हुआ टॉम इस नॉवेल का अंत करता है, यानी उसका काम पूरा हुआ था। इसीलिए वो अंगूठी वापस पहनता है और वो नेबुला में खींचा चला जाता है। बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इजी का पेड़ जो मर गया था उसे हम वापस जिंदा होते हुए देखते हैं। अगली शॉट में हम मरने के पहले की लिजी देखते हैं, जो इस पेड़ का बीज निकालती है। वो एक पेड़ से सीड निकालती है और टॉम को देते हुए कहती है कि मेरे ग्रेव पे इसका पेड़ लगाना, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा जिंदा रहूंगी। और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो मूवी एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है? 16वीं दशक की कहानी क्या सच में थी? यह लीजी के नॉवेल का एक हिस्सा थी? यह आखिरी जो दुनिया थी, नेबुला की दुनिया, क्या वो टॉमी का मेंटल स्टेट दर्शाती थी? सो दोस्तों, ये तीनों भी कहानियां सच थी या नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये तीनों भी कहानियां क्या कहना चाहती है। जैसे टॉम के एक फैसले ने तीनों भी दुनिया को बदल दिया था। वो जब खुद के और पत्नी के मौत को अपनाता है, तभी तीनों भी कहानियों से वो आजाद हो जाता है। यानी मृत्यु, डेथ, ये एक तरह की कुदरत की रचना है। हम सब इस दुनिया से एक न एक दिन जाने वाले हैं। जब हम इस दुनिया से मुक्त होंगे, तभी हम एक इटर्नल लाइफ यानी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारी आत्मा अमर है और हमारा शरीर आत्मा के लिए जेल के बराबर है, जो उसे बंधन में रखता है। इंसान इस दुनिया में कभी भी अमर नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हम इस बात को समझेंगे, उतनी जल्दी ही हमें ब्लीस मिलेगा। जब तक टॉम खुद को अपनाता नहीं है, तब तक तीनों कहानियां अधूरी रहती है। लेकिन आखिरी में वो अपनी डेथ, अपने पत्नी की डेथ अपनाता है, तभी तीनों भी कहानियां पूरी होती है। यानी फर्स्ट कहानी में वो सैक्रिफाइस दे के अमर बनता है। दूसरी कहानी में जब वो नेबुला में जाता है, तभी लिजी को वो सीड मिलता है जो टॉम उसकी ग्रेव पे लगाता है। और इसी तरह तीसरे कहानी में भी टॉम आजाद हो जाता है। आई होप मैंने कहानी का सारांश बताने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि इसका साउंड ट्रैक इतना माइंड ब्लोइंग है ना, आपको वो अलग ही दुनिया में लेके जाएगा। आई स्वेयर। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।